हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री सेवन्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर द मुगल एम्पायर। देखिए इसमें दिया है इंडिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर डाइवर्सिटी मतलब कई तरीके के लोग रहते हैं, उनके कल्चर काफ़ी अलग हैं और ऐसी जगह पे रूल करना जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। देखिए मुगल्स जब इंडिया में आए थे रूल करने के लिए, तो लगभग 16th सेंचुरी में वो सिर्फ दिल्ली और आगरा के आसपास ही उनका कब्ज़ा था। लेकिन 17th सेंचुरी तक आते आते उन्होंने इंडिया के ऑलमोस्ट काफ़ी पार्ट पर कब्ज़ा कर लिया था। फिर वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था और उन्होंने अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाई थी और अपने ही हिसाब से पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी उनकी। और आज जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे के दिन खड़े होकर स्पीच देते हैं, दरअसल वो रेड फोर्ट इन दिल्ली द रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्परर, मतलब वो मुगल एम्परर का ही एक रेसिडेंस है। देखिए ये रहा रेड फोर्ट। हु वर द मुगल, अब देखिए मुगल कौन थे। देखिए मुगल जो थे दो रूलर के मतलब उनके वंशज थे। पहले तो ये है कि उनके जो मदर साइड के थे, मदर साइड मतलब उनके नाना नानी और जो उनके मामा मामी साइड के थे, वो लोग थे चंगेज़ खान। जो कि चंगेज़ खान थे और मंगोल का रूलर था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया को कवर कर रखा था। और जो मुगल थे और जो फादर साइड के थे मतलब उसके दादा दादी चाचा चाची के जो साइड के थे वो थे वो उनके एंसेस्टर थे तैमूर के, जिन्होंने ईरान पे, इराक पे और टर्की पे कब्जा करके रखा था। लेकिन जो मुगल्स हैं वो मंगोल कहलाना अपने आप को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो चंगेज़ खां एक नरसंहार वाला व्यक्ति था। मतलब उसका जो राज करने का तरीका था वो सही नहीं था, इसीलिए मुगल्स अपने आप को चंगेज़ खान के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे। और वहीं दूसरी ओर मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाना, इसमें अपने आप को प्राउड समझते थे। देखिए इसमें पेंटिंग बताई गई है जिसमें मुगल्स की फैमिली के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, फिगर 2, मतलब इसमें ये पेंटिंग दी हुई है जिसमें मुगल्स के सारे जितने भी उनके फैमिली मेम्बर हैं उस सबको बताया गया है कि बाबर के दादा, बाबर के भाई, उनके ग्रैंडफादर कौन कौन है। मुगल मिलिट्री कैंपेन, अब देखिए मुगल का मिलिट्री कैंपेन कैसा था। देखिए मुगल अ, बाबर के बारे में दिया है। बाबर जब 12 साल का था तो 1494 में पहली बार राजगद्दी में बैठा था, फरगाना राजघराने की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो दूसरे अनादर मुगल ग्रुप हैं, मतलब जो दूसरे मुगल ग्रुप हैं, उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। फिर उसको अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा और काफ़ी साल तक वो भटकता रहा। लेकिन उन 1504 में मतलब 1504 में उसने काबुल पर कब्जा करा। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था, इसने उस पर विजय पाई और इसने फिर दिल्ली पर और आगरा पर कब्जा किया। टेबल 1 में ये बताया गया है मुगल्स के फाइट के बारे में, किन किन से युद्ध हुआ और कब कब हुआ। और आगे दिया है कि मुगल्स और अहोम के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। सिक्स के बारे में, सिख जो सिख लोग हैं उनके बारे में चैप्टर 8 और 10 में पढ़ेंगे। और मेवाड़ के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। देखिए इसमें हाउ वॉज द हुमायूं रिलेशनशिप विथ सफ़ीद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर। अब देखिए हुमायूं के रिलेशन सफ़ीद से क्या अकबर से अलग थे, और क्या गोलकुंडा और बीजापुर पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था, तो इसके बारे में आगे देखते हैं। मुगल एम्पायर मेजर कैंपेन एंड इवेंट। देखिए बाबर ने 1526 में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, 1527 में राणा संगा को हराया बाबर ने, और 1528 में चंदेरी के राजा को हराया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन डेथ के पहले ही उसने ये मुग़ल सल्तनत की सही से आगरा और दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दिया था। देखिए उसके बाद उसके जो बेटा है हुमायूं, उसको राजा बनाया गया, जो कि 2 बार
उसका कार्यकाल दो बार रहा, 1530 से लेके 1540 तक, फिर 1555 से लेके 1556 तक। अ, देखिए जो जो हुमायूँ का भाई भाई है, और उसके एम्बिशंस के कारण वो वीक पड़ गया था, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसको शेर खान मतलब शेर शाह से उसको हारना पड़ा बैटल ऑफ चौसा में, जो 1539 में हुआ था, और बैटल ऑफ कन्नौज जो 1540 में हुआ था। इसके बाद हुमायूँ को ईरान भागना पड़ा। अ, इन इन ईरान हुमायूँ रिसीव हेल्प सफ़ीविद शाह, मतलब उसने ईरान में जाके सफ़ीविद शाह से हेल्प ली। फिर उसके बाद हुमायूँ ने पावर के साथ शेर शाह सूरी पर अटैक करा, और 1555 पर फिर उसने कब्जा कर लिया दिल्ली पर। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग, मतलब एक्सीडेंटल नेक्स्ट ईयर ही उसकी डेथ हो गई। अब देखिए अकबर के बारे में बताया गया है। अकबर, देखिए अकबर जब 13 साल का था तो वो राजगद्दी पर बैठ गया था और राजा बन गया था। और उसका जो कार्यकाल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 1556 से लेके 1556 से लेके 1570 तक। अकबर बिकम इंडिपेंडेंट रीजन, मतलब अकबर इंडिपेंडेंट हो गया था बैराम खान से और उसके अदर मेंबर जो डोमेस्टिक स्टाफ है। मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरी अफगान। अब देखिए उसने अकबर ने क्या करा, मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च करा अगेंस्ट किसके खिलाफ, सूरीज के खिलाफ और अदर जो अफगान हैं उनके खिलाफ। और जो नेबरिंग कंट्री उनके आसपास का जो किंगडम है जैसे मालवा है, गोंडवाना है, उसके खिलाफ रिवोल्ट करा। इन 1968 द सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ सीज, मतलब उसने अकबर ने सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को 1568 में कब्जा कर लिया था, और 1569 में रणथंभौर को भी कब्जा कर लिया था। देखिए 1570 और 1570 से लेकर 1585 मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन ईस्ट एंड बिहार। अब देखिए जो कैंपेन था उसने ईस्ट बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी करा। दिस कैंपेन कॉम्प्लिकेटेड विद रिवॉल्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि मतलब उसको मिर्ज़ा हाकिम के कारण। अब देखिए जो तीसरा है 1585 से लेके 1605 तक, द एक्सपांशन ऑफ अकबर एम्पायर। अब अब देखिए उसने ना मतलब अब जो है अकबर का एक्सपांशन, मतलब जो अकबर का राजपाट है वो थोड़ा सा और बढ़ गया था। जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच थी वहाँ तक उसकी पहुँच और भर गई थी। अ, उसने ना सफ़ीविद से कांधार को भी छीन लिया था, कश्मीर को भी अपने अंडर में ले लिया था, और मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद उसने काबुल को भी अपने अंडर में ले लिया था। कैंपन इन डेक्कन स्टार्ट इन बेरर खानदेश पार्ट ऑफ अहमदनगर, मतलब उसने इन सब जगहों पर भी कब्जा कर लिया था, जैसे डेक्कन है, खानदेश है, अहमदनगर है, इन पर भी कब्जा कर लिया था। इन द लास्ट ईयर हिज रिज़ाइम अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय रेबेलियन प्रिंस सलीम द फ्यूचर ऑफ एम्परर जहांगीर, मतलब जो उसका बेटा था सलीम उसने क्या करा कि अपने ही मतलब फादर के खिलाफ मतलब रेबेलियन कर दिया था, मतलब राज विद्रोह कर दिया था। इसके बाद से क्या हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद वो ही मतलब सलीम जो कि फ्यूचर में उसको जहांगीर नाम से जाना चाहता है, फिर वो राजा बना। देखिए जहांगीर के बारे में दिया हुआ है। जहांगीर ने क्या करा, जो मिलिट्री कैंपेन था जो अकबर ने स्टार्ट करा था उसको कंटिन्यू कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह से एक्सेप्ट मुगल सर्विस, मतलब जो अमर सिंह है मेवाड़ का राजा, उसने ना एक्सेप्ट कर लिया था मुगल्स को सपोर्ट करने के लिए। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द सिख अहोम एंड अहमदनगर, लेकिन क्या हुआ ये हर जगह सफल नहीं हो पाया, जैसे सिख से सफल नहीं हो पाया, अहोम से सफल नहीं हो पाया, और जो अहमदनगर मतलब अहमदनगर के राजा अब वहाँ से भी जीत नहीं पाया उन लोगों से। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्पायर शाहजहाँ रिबेल द लास्ट ईयर इज रीजन। अब देखिए इसके बेटे ने भी क्या करा, जो उसका बेटा था शाहजहाँ, मतलब शाहजहाँ ने भी अपने फादर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, रिबेल कर दिया, राजविद्रोह कर दिया। और अ, नूरजहाँ जो जहांगीर की वाइफ है उसने क्या करा, एक बार शाहजहाँ को मारने की भी कोशिश की लेकिन वो असफल रही। शाहजहाँ, देखिए मुगल कैंपेन कंटिन्यू इन डेक्कन अंडर द शाहजहाँ। अब देखिए इसने भी क्या करा, जो कैंपेन है उसको कंटिन्यू रखा। अफ़गान नोबल खान लोध रिबेल्ड बट डिफीटेड। अब देखिए उसके खिलाफ जहान लोधी ने रिबेल कर दिया, मतलब इसने क्या करा, जहान लोधी ने शाहजहाँ के खिलाफ
राज विद्रोह कर दिया वो एंड वॉज डिफीटेड, लेकिन वो बाद में हार गया। कैंपेन वॉज लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, मतलब अहमदनगर के खिलाफ कैंपेन चलाया। बुंदेला वर डिफीटेड इन ओरछा सीज, मतलब उसने अहमदनगर को कब्जा कर लिया, बुंदेला को भी हरा दिया और ओरछा को भी अपने कब्जे में ले लिया। इन द नॉर्थ ईस्ट कैंपेन सीज बल्क उज्बेक सक्सेसफुल लॉस ऑफ। अब देखिए उसने और भी आगे, शाहजहां ने और भी आगे जीत लिया, उज्बेक जीत लिया और कांधार लॉस्ट हो गए सफाविद से, कांधार को भी जीत लिया। इन 1632 अहमदनगर फाइनली अनेक्स्ड बीजापुर फोर्स। अब देखिए 1632 में क्या हुआ, उसने अहमदनगर को भी अपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और बीजापुर की जो आर्मी है उनको, बीजापुर की आर्मी अब शांति स्वरूप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम शाहजहां के साथ हैं। In 1657 there were conflict or succession among the Shah Jahan's son. Aurangzeb was victorious and his three brother including Darashikoh was killed. Shahjahan was imprisoned rest of। अब देखिए क्या हुआ कि लास्ट में 1658 में उसके जो चार बेटे थे शाहजहां के, जो औरंगजेब, दाराशिकोह और उसके भाई थे, औरंगजेब ने क्या करा, अपने तीनों भाइयों को मार दिया राजगद्दी के लिए, जिसमें दाराशिकोह भी था। उसने तीनों भाइयों को दैद भी कर दी और साथ में जो अपने खुद की पापा हैं शाहजहां, उसको जीवन भर कैद कर लिया। शाहजहां वॉज इम्प्रीसन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, मतलब उसने अपनी पापा को जीवन भर तक जेल में डाल दिया और तीनों भाइयों को मार दिया राजा बनने के लिए। अब देखिए औरंगजेब के बारे में क्या दिया है। इन द नॉर्थ ईस्ट अहोम वॉज डिफीटेड, मतलब अहोम को हरा दिया 1663 में, बट रिबेल अगेंस्ट, मतलब अहोम ने फिर से रिबेल करा 1680 में। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट यूसुफजाई सिख टेम्परेरी सक्सेसफुल, मतलब वो कम समय के लिए ही सक्सेसफुल हो पाए यूसुफजाई और सिख जो हैं अगेंस्ट द औरंगजेब। मुगल इन्वेंशन इन सक्सेशन इंटर पॉलिटिकल राठौर राजपूत मारवाड़ देयर रिवेलियन। अब देखिए इन्होंने भी क्या करा कि राठौर राजपूत हैं, इन्होंने भी रिवेलियन कर दिया। कैंपेन अगेंस्ट मराठा चिफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली। अब देखिए इन्होंने क्या करा, शिवाजी को पहले ना बंदी बना लिया, बट शिवाजी जो छूट कर भाग गए, फिर उन्होंने बाद में क्या करा, अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। प्रिंस अकबर रिवेल अगेंस्ट द औरंगजेब रिसीव सपोर्ट मराठा एंड डेक्कन ही फाइनली फ्लीड सफाविद। अब देखिए जो इसका प्रिंस अकबर, जो राजकुमार अकबर है, उसने क्या करा कि औरंगजेब के खिलाफ इसने भी मतलब राज विद्रोह कर दिया। किसके सपोर्ट में, मराठा और डेक्कन के सपोर्ट में, बट फाइनली उसको क्या हुआ, ईरान भागना पड़ा सफीविद के पास छुपने के लिए। आफ्टर अकबर रिविलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज डेक्कन, मतलब ये होने के बाद औरंगजेब ने क्या करा, अपनी आर्मी को डेक्कन भेजा, बीजापुर पर कब्जा कर लिया औरंगजेब ने 1685 में, और गोलकोंडा में भी कब्जा कर लिया 1687 में। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन डेक्कन अगेंस्ट द मराठा स्टार्ट विद गोरिल्ला वॉल्फ। अब देखिए जो मराठाज हैं उसने फिर से कैंपेन चलाया, गोरिल्ला जो मराठा लोग हैं वो गोरिल्ला वार कर देते, उसके खिलाफ औरंगजेब ने फिर से कैंपेन चलाया। औरंगजेब ऑल्सो हैज फेस्ड रिबेलियस, आठ लोगों ने ये इनके खिलाफ कर दिया, और हिज डेथ हिज फॉलोवर बाय सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंग सन, मतलब इसकी डेथ के बाद इसके बच्चे जो हैं आपस में लड़ते रहे राजा बनने के लिए। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। अब देखिए राजा बनने का क्या सिस्टम था उस टाइम मुगल्स में। देखिए मुगल्स जो हैं वो प्रीमोगेनिचर में बिलीव नहीं करते थे। प्रीमोगेनिचर सिस्टम का मतलब होता है कि राजा के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, है ना, बल्कि वो सिस्टम बिलीव करते थे कॉपर्सिनरी इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें सारे बच्चों में सारी जायदाद बराबर बराबर हिस्से में बांट दी जाती है। मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर। अब देखिए मुगल्स के रिलेशंस कैसे थे अदर रूलर्स के साथ। यू विल नोटिस दैट द मुगल रूलर कंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। अब देखिए मुगल हमेशा उनसे लड़ने के लिए रेडी रहते थे जो वो रिफ्यूज़ कर देते थे, मना कर देते थे टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। मतलब मुगल्स कहते थे कि तुम हमारे अंडर में आ जाओ और हमारे अंडर में राज करो। तो जो भी राजा इस ये बात मानने से इनकार कर देता था तो उससे लड़ाई लड़ते थे। बट एज मुगल बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर ऑल्सो ज्वाइन वॉलेंटियर। अब देखिए जब मुगल जब पावर में आए तो कई सारे राजाओं ने एग्री भी कर लिया कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे अंडर में आने को तैयार हैं। इसका सबसे एक एग्जांपल है कुछ राजपूत की कुछ फैमिली, उन्होंने क्या करा कि अपनी बेटी की शादी मुगल्स की फैमिली में कर दी थी, और इसके बाद
मुगल्स की जो डायनेस्टी थी उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी काफ़ी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने क्या करा, मुगल्स की अथॉरिटी को काफ़ी लंबे समय तक मना करते गए। बट युद्ध हुआ तो एक बार जब ये सिसोदिया राजपूत हार गए थे तो मुगल्स ने इनको अ, इनकी मतलब अ, इनको बड़ी रिस्पेक्टफुली इनका जो सारा ज़मीन जायदाद है और सारा जो इनका राजपाट है इनको वापस कर दिया केयरफुली। इससे क्या हुआ, मुगल्स की उसमें काफ़ी समाज में काफ़ी इज्जत बढ़ी। बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लॉज है कि औरंगजेब इंसल्ट शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। देखिए जब शिवाजी आए थे मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तो औरंगजेब ने इनकी काफ़ी इंसल्ट की थी। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस इज इन ऑफ द इंसल्ट। अब देखिए उनकी जो इंसल्ट करी, अब उसके बाद उसका रिजल्ट क्या रहा। मानसबदार एंड जागीरदार। अब देखिए ये मानसबदार और जागीरदार कौन होते थे। एज द एम्पायर ऑफ एक्सपांड इन कंपास डिफरेंट रीजन मुगल रिक्रूट द डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। अब देखिए क्या होता था कि जैसे मुगल्स ने शादी की राजपूत से तो ये बोलते थे, प्रॉमिस करते थे कि हम उनकी फैमिली मेम्बर को अपनी अच्छी पोस्ट में रखेंगे। देखिए स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, सिर्फ उनके जागीरदार थे, जो हेड थे वो टर्किश लोग ही थे। बाद में क्या हुआ कि ईरानी लोग भी बनने लगे हेड, इंडियंस भी बनने लगे, मुस्लिम भी बनने लगे, अफ़गान भी बनने लगे, राजपूत भी बनने लगे, मराठास भी बनने लगे और बहुत सारे ग्रुप के लोग बनने लगे जो कि मानसबदार कहलाते थे। देखिए जो मानसबदार होते हैं, टीम होती है उनकी रैंक की। मानसबदार एक, इसका मतलब होता है एक रैंक, एक पोजीशन जो मुगलों ने ही डिसाइड की थी। जिसमें पहला रैंक रहती है, उनकी सैलरी रहती है और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। दी रैंक एंड सैलरी डिटरमाइन बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉल्ड ज़ात। अब देखिए जो उनकी रैंक है, कौन कितना हाई है, कौन कितना लोअर है, कौन किससे सीनियर है, और ये जो ज़ात है उस पर डिपेंड करता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़ात होती होती थी वो उतना ज़्यादा प्री मतलब उतनी ज़्यादा वो सीनियर होता था। देखिए मानसबदार जो है वो अपनी मिलिट्री मिलिट्री का भी रिस्पॉन्सिबल होता था। मानसबदार बॉट द कार्वीमेन कॉट रजिस्टर हॉर्स रिसीव द मनी ऑफ। अब देखिए क्या होता था, जो उसके जो घुड़सवार हैं वो घोड़े की रजिस्ट्री, घोड़े का काम, मतलब घोड़े का जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो मानसबदार का होता था। और उनके जो घुड़सवार उनकी सैलरी देना भी मानसबदार का ही काम होता था। मानसबदार रिसीव द सैलरी रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर वेर इज समवॉट लाइक इकतास। अब देखिए मानसबदार की जो सैलरी होती थी वो किस तरह मिलती थी। देखिए उसको क्या करते थे, एक ज़मीन दे देते थे और ये कहते थे कि यहाँ से जो टैक्स आएगा अब वही तुम्हारी सैलरी है। मतलब उसको मतलब कुछ पर्टिकुलर पैसे या कुछ सोने ज़वारत नहीं मिलता था हर महीने इसकी सैलरी पे। उसको मतलब एक बार ज़मीन दे दी, वहाँ से वो टैक्स इकट्ठा करे, और वही उसकी सैलरी है। They only had the right to revenue assignment which they collect by the servant with them। अब देखिए मतलब ये पहले इक्तास भी था, लेकिन इक्तास और ये मानसबदारी थोड़े से आपस में अलग अलग हैं। क्योंकि मानसबदार वो टैक्स लेने के अलावा वो कुछ और मतलब सम पार्ट्स ऑफ मतलब और भी जगह वो देश में सर्व करते थे। इन अकबर रीजन जागीर्स वर केयरफुली एक्सेस सो दैट रेवेन्यू वर रफली इक्वल हो टू द सैलरी मानसबदार। अब देखिए उसका क्या होता था, जो अकबर के टाइम का जो रिकॉर्ड्स हैं उसको केयरफुली मैनेज करते थे, क्योंकि किसी को सैलरी ज़्यादा या कम ना मिल जाए, मतलब सबको जो मानसबदार है उनकी सैलरी इक्वल रहे, जिसका काफ़ी ध्यान रखा जाता था। बाय द औरंगजेब रीजन दिस वॉज नो लॉन्गर केस द एक्चुअल रेवेन्यू एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट ऑफन द ग्रैंड सम दिस इज द ह्यूज इंक्रीज द मानसबदार। अब देखिए क्या हुआ, औरंगजेब के टाइम पे मानसबदार की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसका मतलब होता था कि कई सारे जागीरदारों को वेट करना पड़ता था कि भैया अब हमें कुछ ज़मीन मिल जाए, मतलब सैलरी के रूप में ज़मीन मिल जाए तो हम उससे अपना घर 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 वगैरह चलाएं। तो इससे जागीर की शॉर्टेज होने लगी। अब इससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट दे ट्राइड एक्स्ट्रा रेवेन्यू पॉसिबल दे हेड जागीर। अभी देखिए बाकी के जागीरदार क्या करते थे कि जितना रेवेन्यू हो सके, जितना ज़्यादा टैक्स ले सके अपन उतना ज़्यादा टैक्स ले लेते हैं। और लास्ट लास्ट में क्या हुआ कि औरंगज़ेब इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ
द पीजेंट्स देयरफॉर सफ़र ट्रेमेंडसली, मतलब उनको, जो किसान हैं वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, उन्हें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ज़ब्त एंड ज़मींदार। अब देखिए ज़ब्त और ज़मींदार क्या होता था? देखिए मुगल्स के टाइम पे जो उनका मेन जो टैक्स का काम था, मतलब मेन जो इनका इकोनॉमिक्स का सोर्स था, वो था किसानों से और आम लोगों से जो टैक्स लिया जाता था, वही था इनकी मेन इनकम का सोर्स था। और जो इस प्लेस में जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो लोकल चीफ़ुटेरियन होता था, उसे ज़मींदार कहते थे। जो वहाँ का हेडमैन होता था, जो सबसे पावरफुल होता था, उसको ज़मींदार कहते थे। और अकबर के रेवेन्यू में एक मिनिस्टर था टोडरमल, जो कि जिसने वहाँ काफ़ी केयरफुल तरीके से लगभग 10 साल के पीरियड में 1570 से लेकर 1580 तक बहुत ही केयरफुली तरीके से रेवेन्यू को मैनेज करा। और हर क्रॉप को मतलब कैश के फॉर्म में टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ईच प्रोविंसेस, देखिए उस टाइम पे स्टेट नहीं होते थे, प्रोविंसेस मतलब प्रांत होता है, मतलब प्रांत था उस टाइम पे। तो क्रॉप्स के हिसाब से उन्होंने एक सर्कल बनाया, डिवाइड कर दिया, और उसके हिसाब से उसने रेवेन्यू के रेट फिक्स करे जो क्रॉप्स के होते थे। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज ज़ब्त। अब देखिए जो रेवेन्यू ये जो कलेक्ट होता था, इसी का नाम था ज़ब्त। इट्स प्रिवेंट इन दोस एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन could सर्वे द लैंड, द कीप वेरी केयरफुली अकाउंटेड। अब देखिए इसका जो हिसाब किताब है वो काफ़ी सावधानी पूर्वक वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो लोग काफ़ी केयरफुली करते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल, लेकिन ये ना गुजरात बंगाल तक ये नहीं था। और देखिए इन सम एरिया, अब देखिए क्या होता था कि कुछ एरियाज़ में जो मुगल्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, यदि वो एक्सप्लॉइट करते थे, मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते थे, तो कुछ एरिया के ऐसे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट होते थे, मतलब रेबेल अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, मतलब इसके खिलाफ भी खड़े हो जाते थे, उनसे लड़ने के लिए रेडी रहते थे, ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और ऐसा ऐसा हुआ भी कि एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब किसी ने मुगल्स के खिलाफ मतलब ये विद्रोह भी करा। देखिए अकबर के टाइम अकबर का एक फ्रेंड था और उसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम जो कि था अबुल फज़ल। अकबर ने उससे बोला कि ना इसका एक रिकॉर्ड बनाओ, जो भी उसके कार्यकाल का है, उसके समय के काम का है, मतलब उसने क्या-क्या काम करे हैं, उसके रिकॉर्ड्स बनाओ। तो अबुल फज़ल ने एक बुक लिखी अकबरनामा। अकबरनामा को 3 पार्ट में डिवाइड करा। देखिए फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करा अकबर के जो एंसेस्टर हैं, मतलब उसके दादा-परदादा कौन थे, मतलब उसके पापा, दादा, परदादा, मतलब जितने चाचा-वाचा सब। एक पार्ट में उसने एंसेस्टर को बताया और दूसरे पार्ट में उसने अकबर के रीज़न को बताया। उसके अकबर का मतलब उसके अकबर के जो इवेंट्स हुए, जितने भी इवेंट्स हुए, उन इवेंट्स में क्या-क्या हुआ उनको डिस्क्राइब करा है। और जो थर्ड वॉल्यूम था, मतलब जो तीसरा पार्ट था, उसमें लिखा था ऐन ए अकबरी, मतलब तीसरे पार्ट में लिखा था ऐन ए अकबरी था, और उसमें लिखा हुआ था कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके हाउस होल्ड, उसकी आर्मी, उसके रेवेन्यू कैसा था, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया था, इन सब के बारे में लिखा हुआ था, जो कि थर्ड पेज में था, थर्ड पार्ट में था। अ क्लोज़र लुक अकबर पॉलिसी। अब देखिए अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में दिया हुआ है। देखिए अ ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेट डाउन अकबर, एलॉबरेट डिस्कस बाय अबुल फज़ल। देखिए अबुल फज़ल ने जो बुक लिखी थी अकबरनामा, जिसका जो थर्ड पार्ट था ऐन ए अकबरी, उसमें इस बात को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करा है अकबर की पॉलिसीज़ को और अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को। क्योंकि अकबर वो ऐन ए जो अबुल फज़ल ने जो फर्स्ट पार्ट लिखा था उसमें, तो इसमें एंसेस्टर के बारे में लिखा था, इसमें दादा-परदादा, और सेकंड पार्ट में लिखा था इवेंट्स के बारे में, और थर्ड पार्ट में लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अबुल फज़ल एक्सप्लेन दैट एम्पायर ऑफ डिवाइडेड प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा। देखिए जो उस टाइम पे प्रोविंसेस होते थे, मतलब जैसे कि हम पता चला कि स्टेट नहीं होते थे, प्रोविंसेस होते थे, तो इन्हें सूबा कहते थे। वहाँ और उनका जो हेड होता था, जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था, उसे सूबेदार कहते थे। देखिए और ये सूबेदार पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल दोनों फंक्शन में शामिल होता था। और देखिए जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, उसको दीवान कहते थे। और जो सूबेदार है, वो मेंटेन करता था पीस एंड ऑर्डर प्रोविंसेस के भी। और देखिए वो मिलिट्रीज़ और बाकी के जो मिलिट्रीज़ हैं और उनकी भी हेल्प लेता था। और देखिए जो बख्शी है, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ चार्ज इन रिलीजियस, और फौजदार है और कोतवाली, और इन सब की भी हेल्प लेता था ज़रूरत पड़ने पर। देखिए अकबर के जो नोबल कमांडेड हैं, मतलब जो उनके सैनिक हैं, मतलब जब उनने विद्रोह किया,
मतलब जब तक वो अकबर को सपोर्ट करते रहे, जब तक वो अकबर के साथ थे, तो उनका एम्पायर काफ़ी अच्छा था। मतलब जब तक वो लॉयल रहे, तब तक काफ़ी अच्छा था। एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी के लास्ट में उन्होंने क्या करा कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क, मतलब फिर वो उनके अंडर में ना ना रहे। तो इससे क्या हुआ, एम्पायर काफ़ी वीक पड़ा अकबर का। वाइल अकबर वॉज फतेहपुर सीकरी। देखिए, अकबर जब फतेहपुर सीकरी में 1570 में उसने स्टार्ट करा कि सभी धर्मों को सारे जो धर्म हैं, जो उलेमा हैं, ब्राह्मण हैं, जीसस प्रीस्ट हैं, रोमन कैथोलिक हैं, ज़ोरोस्ट्रियन हैं, उनको बिठाल के एक मीटिंग करी थी, जिसको कहते हैं इबादत खाना। मतलब वहाँ पे ये इसका पर्पस ये था कि वहाँ पर सब धर्मों को मिलाकर उसको पीस, और सब धर्मों को मिलाकर एक एक धर्म, मतलब एक शांति प्रिय बनाने का, जिसमें आपस में कोई क्लेश ना हो, कोई किसी को अ, नीचा ना दिखाए। और देखिए और इसी बात को अकबर ने कहा था कि यूनिवर्सल पीस, और इसी बात को डिस्क्राइब करा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने एक बात लिखी जिसमें सुल्क ए कुल ये बात लिखी, जिसमें ये बताया गया है कि इसमें यूनिवर्सल पीस के बारे में बताया गया है कि किसी के रिलीजन को कुछ नीचा नहीं दिखाना है, अच्छे से बोलना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब देखिए, मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी में, उसके बाद कैसा था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लीड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। अब देखिए, जो मुगल एम्पायर की 17th सेंचुरी में काफ़ी प्रोस्पेरस थे, काफ़ी समृद्ध थे। और ये बात इंटरनेशनल ट्रेवलर ने डिस्क्राइब की है कि मतलब तारीफ़ की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सेम ट्रेवलर, मतलब उसी ट्रेवलर ने मतलब कुछ निंदा भी की है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी और समाज में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है। शाहजहाँ की 20वें साल शाहजहाँ के 20वें साल में एक हाईएस्ट रैंकिंग थी मानसबदार की, जिसमें अ, 8,000 में से सिर्फ 445 ही ऐसे मानसबदार थे जो 5.6 परसेंटेज थे, और वो टोटल रिसीव करते थे 6.1 परसेंटेज और टोटल एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू। देखिए, मतलब 5.6% इतने व्यक्ति और टोटल रेवेन्यू का 61.5% ये सैलरी लेते थे, जो कि ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन को दिखाती है। देखिए, मुगल एम्पायर और मानसबदार क्या करते थे, अपनी इनकम जो है सैलरीज में और गुड्स में स्पेंड करते थे। इससे क्या होता था, जो आर्टिस्ट हैं और जो पीजेंट हैं, वो अपना सामान इजीली खरीद सकते थे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि जो छोटे लोग हैं, मतलब जो गरीब पीजेंट हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। वो बड़ी मुश्किल से इस कंडीशन से सर्वाइव कर पाते थे। और इसका सारा फ़ायदा जो बड़े मर्चेंट हैं, जो वेल्दीएस्ट पीजेंट हैं और आर्टिस्ट हैं, उनको काफ़ी प्रॉफिट इससे हो जाता था। मुग़ल जो हैं वो काफ़ी पावरफुल थे, वेल्दी थे, और उनकी सेना काफ़ी बड़ी थी और एक्सट्रीमली पावरफुल थे लगभग 17th सेंचुरी तक। और 18th सेंचुरी तक आते-आते मुग़ल एम्परर से स्लोली डिक्लाइन, मतलब धीरे-धीरे उनका पतन आने स्टार्ट हो गया। अब ऐसे में क्या हुआ, जो उनके साथी थे, जो उनके अंडर में काम करते थे, उन्होंने अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, मतलब इंडिपेंडेंट प्रोविंस ही बना ली, जैसे कि हैदराबाद में और अवध में। बट इसके बाद भी ऑल्दो दे कंटिन्यू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन द किंग एज द मास्टर। मतलब अपनी अलग प्रोविंसेस बना ली, इसके बाद भी वो मुगल को अपना मास्टर मानते थे इन द 18th सेंचुरी में। बट कुछ ने क्या करा, इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिया, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। ऐसी एनसीईआरटी की समरी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।